स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत विभव तथा विद्युत द्विध्रुव ये चैप्टर, और इस चैप्टर में हम लोग अब हल करने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है और उसका जवाब क्या क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत विभव की परिभाषा दें और बताइए कि ये विद्युत विभव सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो यहाँ पर लिखना है विद्युत विभव का परिभाषा, और आपको मालूम है परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य संपन्न होता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है, और यह एक अदिश राशि होता है। चूंकि अनंत से लाने में कार्य संपन्न होता है और कार्य एक अदिश राशि है, अतः जो भी कार्य संपन्न होता है उसको विभव कहते हैं, इसलिए विभव भी क्या होगा, एक अदिश राशि होगा। तो इसको लिखना है कि आप भी लिखिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में संपन्न कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। यहां लिखेंगे विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो इतना ही लिखना है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 क्या कहता है? 2 कहता है कि जूल कूलम इनवर्स किस भौतिक राशि का मात्रक है? इस भौतिक राशि का मात्रक है। इस मात्रक को क्या कहा जाता है? तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। आपको पता है बच्चों कि विद्युत विभव का सूत्र V बराबर W/Q होता है, मतलब कार्य बटे आवेश। तो उसी अनुसार से इसका मात्रक है जूल प्रति कूलम। यहाँ लिखेंगे जूल प्रति कूलम विद्युत विभव का SI मात्रक है, जिसे वोल्ट कहा जाता है। तो इतना ही लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच के संबंध को लिखें। बीच के संबंध को लिखें, ये क्वेश्चन है। तो आंसर में लिखना है कि
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव भी हो तो विद्युत क्षेत्र E बराबर माइनस dV बटे dx होता है, जहां dV बाय dx को विभव प्रवणता, dV बाय dx को विभव प्रवणता कहा जाता है। ऐसा लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण शून्य हो तो क्या उस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होना आवश्यक है। कहता है कि उदाहरण देकर समझाएं। ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, कहता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो तो क्या वहां विद्युत विभव भी शून्य होगा? ऐसा नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक ना, यहाँ लिखेंगे कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण शून्य हो तो यह आवश्यक नहीं है कि उस बिंदु पर विद्युत विभव भी शून्य हो। जैसे मैं लिखेंगे आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, परंतु विद्युत विभव शून्य नहीं होता है। तो ऐसा है बच्चों, आपने यहां तक लिख लिया है। ठीक है, अब इसके आगे अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपके बुक का। ठीक, 5 में देखिए क्या कहता है। 10 नैनो कूलम आवेश को एक समविभवी तल पर एक बिंदु से
उसी तल पर दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो प्रश्न ये था बच्चों कि 10 नैनो कूलम आवेश को एक समविभव तल पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 मीटर की दूरी तक ले जाने में कितना काम होगा। तो आपको याद होगा कि हमने बताया था समविभव तल का गुण में कि समविभव तल पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाने में कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। कार्य यदि संपन्न हो जाएगा तो दोनों बिंदु का विभव समान रह ही नहीं सकता है, ठीक ना। तो लगता तो दिखने में है कि न्यूमेरिकल टाइप है, लेकिन ये आपके केवल जांच कर रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाए तो काम होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देना आंसर में कि चूंकि समविभव तल के किसी भी भाग के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में संपन्न कार्य शून्य होता है। अतः 10 नैनो कूलम आवेश को समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में संपन्न कार्य शून्य होगा। तो ठीक है बच्चों, इसको लिख लिया आपने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किताब का क्या है। 6 नंबर कहता है एक बिंदु आवेश Q is greater than 0। Q is greater than 0 का क्या मतलब है? आवेश का मान 0 से ज्यादा है, इसका मतलब धन आवेश है। उसके लिए समविभवी तल खींचे, समविभवी तल खींचना है बच्चों। तो एक यहाँ पर Q आवेश बना लीजिए, तो ये धन आवेश हो गया। अब आप जानते हैं इससे बल रेखाएं क्या होगी बच्चों, बाहर की ओर इस प्रकार से निकलेगी। अब बल रेखाएं हमेशा समविभवी तल पर लंब होती है। तो आवेश से समान दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे सबको मिलाइएगा। तो क्यों मिलाइएगा? तो सबका विभव समान दूरी पर, सबका विभव क्या होता है? समान होता है। और समान विभव वाले बिंदुओं से होकर गुजरने वाले काल्पनिक तल को ही क्या कहते हैं? समविभवी तल। इस प्रकार से ये समविभवी तल हो गया। और भी खींच सकते हैं, जैसे ये भी बिंदु है, बराबर बराबर दूरी पर लीजिए इस प्रकार से। तो ये भी सब क्या होगा? ये भी तल जो बनेगा ये भी समविभवी तल होगा, ठीक है। तो ये दोनों तल जो है
समविभवी तल, ये समविभवी तल हो गया, ये दोनों का दोनों समविभवी तल हो गया। ये Q इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ये देखिए। तो यही आंसर में इतना सा लिखना है बच्चों, ठीक है। अब आइए देखते हैं 7 नंबर क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन, नंबर 3 माइक्रोकूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 6 मिलीजूल हो, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? तो क्या कर रहा है बच्चों, आवेश कितना है? आवेश Q बराबर है 3 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, ये कूलम हो गया। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना काम होता है? 6 मिलीजूल। यहां लिखेंगे संपन्न कार्य W बराबर 6 मिलीजूल। तो 6 लिख दिया, मिली का मतलब 10⁻⁻3, ये हो गया जूल। तो विभवांतर मतलब V बराबर क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? W/Q। तो हो गया 6 × 10⁻³ कितना हो गया बच्चों? और Q का मान कितना है? 3 × 10⁻⁻⁶। तो 3 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा, गुना 10⁻6 घटाओ 3, 10⁻ कितना हो जाएगा? 3। इतना वोल्ट क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। ठीक ना? तो ठीक है। तो आशा है बच्चों आपने यहां तक नोट कर लिया है, ठीक। तो इतना नोट कर लिए हैं, तो अब इसको मिटा कर अगला 8 नंबर बताते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम लिखते हैं, ठीक है। आइए बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कूलममीटर किस भौतिक राशि का SI मात्रक है? याद है? विद्युत द्विध्रुव P बराबर Q × 2L ये होता था। तो Q का मात्रक कूलम और L का मात्रक मीटर। तो यहां पर लिखेंगे कूलम मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक है। और सीजीएस मात्रक जानते हैं ना? डेबाई होता है, डेबाई, ठीक। 1 कूलम मीटर बराबर 3 × 10⁻29 डेबाई, ऐसा होता है।
तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और चलिए उसको नहीं लिखना है यहाँ पर। यहाँ 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दें। यह अदिश राशि है या सदिश। ये है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो आपको बताया था, आप इसके लिए वीडियो भी बनाया था। तो इसको लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसका परिभाषा देंगे। देखिए यहां पर लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होता है ना, दोनों भी जातीय रहता है। तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण तथा उनके विजातीय आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहा जाता है। ठीक, और इसे P वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। यहां पर लिखेंगे यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र में सदा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, धन आवेश की ओर होती है। तो शॉर्ट में इतना ही लिखना है बच्चों, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ऐसे तो विद्युत द्विध्रुव P बराबर Q गुना 2L वगैरह ये सब भी लिख सकते हैं। तो 2 नंबर का होगा क्वेश्चन, तो थोड़ा ज्यादा लिखेंगे। 1 नंबर वाला में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या कहता है? 10 नंबर कहता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में इस स्थिति में एक विद्युत द्विध्रुव, इस स्थिति में एक विद्युत द्विध्रुव अस्थायी साम्य, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्य मतलब पूरी तरह संतुलन में होगा। तो याद होगा बच्चों, हमने आपके लिए एक क्वेश्चन
बनाया था, एक क्लास लिया था जिसमें विद्युत द्विध्रुव के संतुलन के लिए भी शर्त बताया था कि सबसे कम स्थितिज ऊर्जा जिस स्थिति में होगी विद्युत द्विध्रुव का, उसी स्थिति में क्या होगा, वो अस्थायी साम्य की स्थिति में होगा। तो हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव दोनों यदि एक ही दिशा में हो, अर्थात दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस PE निकलता था। P क्या था? P था विद्युत द्विध्रुव का गुण और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक ना? तो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर? आंसर लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तीव्रता नहीं भी लिखे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अर्थात दोनों समान दिशा में हो। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कितना होता था? न्यूनतम U बराबर माइनस P। नहीं भी लिख सकते हैं, न्यूनतम होगी तथा विद्युत द्विध्रुव अस्थायी साम्य ने अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा, तो इतना ही लिखना है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक, 11 देखते हैं। एक न्यूमेरिकल टाइप का है, कहता है +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मिलीमीटर दूर स्थित हो, तो इस द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि द्विध्रुव में 2 आवेश विजातीय होता है, ठीक ना? तो यहां पे लिखेंगे द्विध्रुव के आवेश का परिमाण माने Q बराबर कितना है? 5 माइक्रोकूलम, मतलब 5 गुना 10 पावर माइक्रो, मतलब क्या होता है? -6 कूलम। ठीक, और देखिए क्या लिखा हुआ है, द्विध्रुव की लंबाई को 2L से लिखते थे, और लंबाई कितना दिया है? 1 mm। 1 mm का मतलब 1 गुना 10 पर पावर -3 मीटर। ठीक, तो द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर क्या होता है? Q गुना द्विध्रुव की लंबाई। तो Q का मान कितना है?
12 का मान कितना है? 10 पर पावर -10, तो 5 गुना 10 टू द पावर -9। और द्विध्रुव के आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? वो वाला देखिए, कूलम मीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन हो गया है बच्चों। अब आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सब नोट कर रहे हैं ना? आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर कहता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थित P आघूर्ण के द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक लिखें। क्या पूछ रहा है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र ये है, उसमें जो द्विध्रुव है उसका आघूर्ण कितना है? P है। तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। तो यहां पर लिखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थित P आघूर्ण के द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित हो तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा याद है आपको? -PE cos थीटा होता है बच्चों, यही होता है। और A भी cos थीटा के फॉर्म में है, तो A डॉट B वाला सूत्र लगेगा, अर्थात -P डॉट E, ऐसा लिखेंगे बच्चों। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, थ्योरी पढ़े थे ना, सब कुछ बता दिए थे। 13 नंबर अगला क्वेश्चन। 13 नंबर देखिए क्या कहता है। Q1 तथा Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, तो उनकी विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होगा। आपको बताया था कि दो आवेश है, दोनों को अलग करने में जितना कार्य संपन्न होगा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो कितना दूर अलग किया है? r दूरी। तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि दो आवेशों को r दूरी से अलग करने में संपन्न कार्य W बराबर
बटे क्या हो जाएगा आर। इतने काम होता था, इतने स्थिति ऊर्जा भी होगा इसका। अब बच्चों 14 नंबर लास्ट है, कहता है कि दो समविभवी तल एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो इसका आंसर बच्चों हमने बताया था आपको वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। यहां पर लिखेंगे चूंकि एक ही आवेश के कारण उत्पन्न समविभवी तल के उत्पन्न, यहां पर लिखते हैं उत्पन्न प्रत्येक समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु की दूरी आवेश से समान होनी चाहिए, ठीक ना। अतः देखिए ये आवेश है, तो समविभवी तल पर जो भी बिंदु होगा सबका दूरी क्या होगा बच्चों, सबका समान होगा दूरी, ठीक है। और यदि दो समविभवी तल एक दूसरे को काट देगा, इस प्रकार से काट देगा, तो बताइए इनकी दूरी आवेश से बराबर रह पाएगी क्या? ये दूरी बराबर है? नहीं है, तो समान होनी चाहिए। अतः यदि दो समविभवी तल एक दूसरे को यदि काटेगी तो तलों के प्रत्येक बिंदु की दूरी आवेश से समान नहीं रह पाएगी। यही कारण है कि दो समविभवी तल एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। आशा है बच्चों सभी प्रश्नों को आपने नोट कर लिया होगा, उसके आंसर को नोट कर लिया होगा। आप सभी जो थ्योरी में बताया था उसी को शॉर्ट में यहाँ पर पूछ रहा था, जिसको हमने लिख दिया है। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, समविभवी तल एक दूसरे को नहीं काटती है। कभी कभी पूछता है 2 बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, तो उसके लिए भी आपको हमने क्लास लिया था, वीडियो बनाया था आपके लिए। तो वो सब आप पढ़िए, पढ़ने से भागिएगा तब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये सब परीक्षा में दिक्कत में पड़ जाइएगा, ठीक ना। तो आपको केवल क्या करना होता है, आपको केवल देखना है वीडियो, आप सुन के याद कर सकते हैं, आपको रटने की जरूरत भी नहीं है। अब कितना आसान हो गया ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो एक बार क्लास करते थे और बस खत्म हो गया, जो नोट करके घर में लाए उसको रटते थे आप। लेकिन यहाँ तो
जो है वीडियो ही आपको बार बार रटवाएगा, तो उसको बार बार देखिए, कहाँ दिक्कत आपको आएगी। बार बार देखिएगा तो खुद ही याद हो जाएगी। तो आशा है आप सभी प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। अब आपको बताते हैं कि आगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी आपकी बुक में है सबका सॉल्यूशन हमने पहले ही दे दिया है, सब बता दिया है आपको, इसलिए अब उसमें समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो बनाना जरूरी नहीं है। अब है आपको न्यूमेरिकल। तो बच्चों ऐसा है कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, बहुत भयानक, ठीक है। तो आपसे पहले भी पूछा था कि न्यूमेरिकल सब बना दें या फिर कुछ चुनिंदा बना दें, तो आपने कुछ नहीं बोला था, इसलिए हमने पिछले चैप्टर का भी सारा न्यूमेरिकल बना दिया। अब आशा है कि कुछ रिस्पॉन्स लीजिएगा, नहीं लीजिएगा तो फिर जो मेरा मर्जी होगा वो काम करेंगे, ठीक है। तो आशा है आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ रहे होंगे, ठीक। अब आगे हम आंकिक प्रश्न लेकर पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।